दोस्तों 186वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने सुकून एफएम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नेपाल की ठंडी हवा, पहाड़ों की ऊंचाई, आश्रम की शांति और वहां की यादें, सब कुछ काव्या, युवराज और माही के दिल में गहरी छाप छोड़ चुका था। लेकिन अब समय था मुंबई लौटने का, वहां जहां उनकी असली जिंदगी थी, जहां अधूरे काम बाकी थे और जहां माही और युवराज के गुनहगार खुले आम घूम रहे थे। जब वे काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचे तो आश्रम की सभी लड़कियां और सदस्य उन्हें छोड़ने आए थे। हर किसी की आंखों में भावनाओं की बाढ़ थी। राशि ने आंखों में नमी लिए हुए कहा, गुरु माँ, जब भी समय मिले वापस जरूर आइएगा, बिना आपके आश्रम अधूरा लगेगा। काव्या ने आगे से मुस्कुराते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम सबने जो वचन दिया था उसे मत भूलना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बिना झिझक के फोन करना। धनवी आगे आई। उसने काव्या के पैर छूते हुए कहा, गुरु माँ, हम आपकी दी हुई जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। आश्रम का हर नियम वैसे ही चलेगा जैसे आपने तय किया है। इसके बाद युवराज और माही को भी लड़कियों ने विदा किया। कुछ लड़कियां तो माही के गले मिलकर रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने माही को अपनी बड़ी बहन की तरह मान लिया था। फ्लाइट के समय में कुछ घंटे पहले ही वे एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जब वे वेटिंग एरिया में बैठे थे, यहाँ आसपास के अलग अलग देशों के यात्री अपने अपने फ्लाइट के इंतजार कर रहे थे। काव्या और युवराज भी बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था। सब कुछ ठीक हो गया था। युवराज की तबीयत पूरी तरह से सही हो चुकी थी और आश्रम भी अच्छे हाथों में था। लेकिन माही की आंखों में हल्की सी चिंता थी। उसके माथे की सिलवटें और खोई खोई आंखें इस बात का इशारा कर रही थी कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। युवराज ने माही का हाथ पकड़ते हुए पूछा, माही, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? माही ने गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में बोली, युवराज, मुझे डर लग रहा है। हम यहाँ इतने दिनों तक सुरक्षित थे, लेकिन मुंबई वापस जाते ही फिर से वहां शब शुरू ना हो जाए। मैं अब तुमसे अलग नहीं होना चाहती। ये कहते हुए माही ने युवराज को गले लगा लिया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। युवराज उसकी पीठ थपथपाने लगा। माही, अब हम पहले जैसे कमजोर नहीं हैं। हम मिलकर इस बार अपने दुश्मन को सबक सिखाएंगे। काव्या ने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, युवराज, अब तुम्हें शांत बैठने की जरूरत नहीं। मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले हम तुम्हारे गुनहगारों को सजा देंगे और बहुत अब हो चुका है। युवराज ने भी हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में इस बार डर की जगह बदले की आग थी। उनकी बातचीत चल ही रही थी, तभी स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, नेपाल से मुंबई जाने वाली फ्लाइट 9 बजे टेक ऑफ करेगी। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे गेट नंबर 5 की ओर बढ़े। युवराज और माही काव्या के एक दूसरे की ओर देखा, अपना सामान उठाया। उनके दिलों में एक ही भावना थी, मुंबई में न्याय की लड़ाई शुरू होगी। सीट पर बैठते ही माही ने युवराज का हाथ थाम लिया और प्यार से कहा, हम, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। युवराज ने उसकी ओर प्यार से देखा। हमेशा। फ्लाइट के अंदर युवराज और माही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे थे। माही के चेहरे पर चिंता की हल्की परछाई थी, लेकिन युवराज के करीब रहने से एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। युवराज ने उसके माथे पर हल्की सी थपकी दी और धीरे से पूछा, अब क्या सोच रही हो? माही ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोली, युवराज, मैं मुंबई जाकर मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। इतने दिन हो गए, मैंने उनसे बात तक नहीं की। वो लोग कैसे हैं मुझे ये भी नहीं मालूम। मुझे उनकी चिंता हो रही है और वो भी मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। युवराज कुछ कहने ही वाला था कि माही ने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। जब तक हमें अलग करने वालों को तुम पकड़ नहीं लेते, तब तक मुझे मम्मी पापा के घर पर ही रहना होगा। अभी हम दोनों का साथ रहना इसके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। अगर उसे ये लगने लगा कि हम फिर साथ में आ गए हैं, तो फिर हम पर हमला कर सकता है। इसलिए हमें दुनिया को यही दिखाना होगा कि अब हम अलग हैं। युवराज माही की बात समझ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी आ गई थी। वो माही से दूर नहीं रहना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो माही, लेकिन अब तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माही ने प्यार से युवराज का हाथ थाम लिया। मेरे लिए भी, पर यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जैसे ही तुम उस हमलावर को पकड़ लोगे, हम हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे। युवराज ने बेमन से उसकी बात मान ली और सिर हिला दिया। फ्लाइट में बातें बातें करते वक्त कब समय बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर के बाद फ्लाइट ने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। बाहर बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। मौसम ठंडा और सुहावना था। जैसे वे फ्लाइट से उतरे और एयरपोर्ट से चेकआउट करने लगे, काव्या को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। काव्या की आंखों में हल्की सी शंका आ गई।
उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, तभी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने देखा कि दो लड़कियां छुप छुप कर उसका पीछा कर रही थी। वे दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थी। तभी काव्या चुपके से उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। काव्या ने अपनी आवाज कड़क बनाते हुए कहा, क्या बात है, बड़ी गुप्त बातें हो रही हैं यहाँ। जैसे ही लड़कियों ने काव्या की आवाज सुनी, वे दोनों चौंक गई और उछल पड़ी। गुरु माँ, दोनों ने एक साथ कहा और झट से हाथ जोड़ लिए। ये दोनों आश्रम की शिष्याएं बिंदु और सिंधु थी। काव्या ने शरारत भरे मुस्कान के साथ दोनों के कान पकड़ लिए। तो ये चल रहा था, बिना बताए मेरा पीछा कर रही हो, चलो बताओ सच्चाई क्या है। सिंधु और बिंदु हड़बड़ाते हुए अपने कान छुड़ाने लगी और मुंह बनाकर बोली, गुरु माँ बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए ना, हमें तो धनवी और राशि दीदी ने भेजा है आपकी सुरक्षा और सेवा करने के लिए। काव्या को उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने उनके कान छोड़ दिए और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तो तुम दोनों मेरी बॉडीगार्ड बन के आई हो। बिंदु ने सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरु माँ, राशि दीदी ने कहा कि आपको अकेले भेजना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें भेज दिए। सिंधु ने भी उत्साह से कहा, हम आपके साथ रहेंगे और कोई भी खतरा हुआ तो सबसे पहले हम सामना करेंगे और पूरा दिन आपकी सेवा करेंगे। युवराज और माही ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। युवराज ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो गुरु माँ के पास अब दो नए कमांडो भी आ गई। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अब काव्या दीदी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, पहले ही उसके पीछे दो चुड़ैल लग गई है, ये दोनों हर जगह इनका पीछा करेंगी। माही की बात सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन बिंदु और सिंधु ने अपना मुंह बना लिया। हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए बोली, माही दीदी आप हमें चुड़ैल क्यों कह रही हैं। माही ने जब उनका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने माफी मांगते हुए कहा, अरे अरे, तुम दोनों को तो बुरा लग गया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अगर मेरी बात ने तुम दोनों को हर्ट किया तो आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माही को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। बिंदु ने हंसते हुए कहा, माही दीदी क्या आप मजाक भी सिर्फ ऐसे ही करते हैं? हम भी आपके साथ मजाक नहीं कर सकते, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दोनों माही की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सभी भी हंस पड़े। फिर थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक के बाद काव्या ने बिंदु और सिंधु से कहा, ठीक है अब चुपचाप रहो और हमारे साथ चलो, तुम्हारी सुरक्षा ड्यूटी के बाद में देखेंगे। युवराज और माही ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर माही ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, दीदी अब मैं मम्मी पापा के घर जाऊंगी, लेकिन मैं वहां सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहूंगी। जैसे युवराज अपने दुश्मनों का सुराग ढूंढ लेगा मैं वापस आ जाऊंगी। युवराज ने गंभीरता से माही की तरफ देखते हुए कहा, मैं हर हाल में तुम्हारे और हमारे परिवार को सुरक्षित रखूंगा माही। मैं जल्दी से उन लोगों को पकड़ूंगा जिन्होंने हमें तकलीफ दी। काव्या ने सिर हिलाया। युवराज इस बार हमें चालाकी से चलना होगा, हमें दुश्मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम दोनों अभी भी अलग अलग हो, तभी वो अपनी अगली चाल चलेगा और हम उसे पकड़ सकेंगे। युवराज और माही दोनों सहमत थे। अब अपने मिशन को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही माही, युवराज, काव्या, बिंदु, सिंधु एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते पर निकल गई। माही ने कैब ली और चौधरी हाउस के लिए रवाना हो गई, जबकि युवराज, काव्या, बिंदु, सिंधु और के साथ सिंघानिया हाउस की ओर बढ़ गया। कैब में बैठते ही माही की आंखें कुछ थकी हुई लग रही थी, लेकिन दिमाग में हलचल मची हुई थी। युवराज से अलग होने का दर्द और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश, इन दोनों भावनाओं के बीच वो उलझ गई थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने फ्लाई और गाड़ियां नहीं बल्कि युवराज का उदास चेहरा था। जब उसने उसे कहा था कि वो उससे दूर नहीं रह सकता, उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और खुद को समझाने लगी, माही तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, अगर कमजोर पड़ी तो सब खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। तभी उसने बैग में हाथ डाला, अपना फोन निकाला, लेकिन बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी। उसने झुंझलाते हुए ड्राइवर से पूछा, भैया कितना टाइम और लगेगा। ड्राइवर ने आराम से जवाब दिया, मैम कम से कम 2 घंटे तो लग जाएंगे। माही ने धीरे से सिर हिलाया और ड्राइवर से अनुरोध किया, भैया क्या आप मेरे फोन को चार्जिंग पर लगा सकते हैं। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे हाथ आगे बढ़ाया। माही ने हल्की मुस्कान के साथ फोन उसे दिया। ड्राइवर ने फोन चार्जिंग लगा दिया और गाड़ी चलाने में मशगूल हो गया। फोन चार्जिंग पर लगते ही माही अपनी सोच में डूब गई। अब उसका ध्यान से उस ब्लैकमेलर की तरफ गया जो उसे बार बार युवराज से दूर करने के लिए धमका रहा था। युवराज तो उस हमलावर को पकड़ने की बात कर रहा है, लेकिन मैं इस ब्लैकमेलर का करूंगी। आखिर वो है कौन और क्या चाहती है। मैं युवराज से अलग रहूं, वो ये क्यों कर रही है मेरे साथ। माही ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसे याद आया कि पिछली बार जब ब्लैकमेलर का फोन आया था तो उसने बहुत ही अजीब बात कही थी, अगर तुमने युवराज के पास रहने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह अपने दिमाग में तमाम संभावनाओं के बारे में सोच रही थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गई, आंखों में परेशानी की लकीरें उभर आई, होठ हल्के से दब गए थे। दूसरी कैब में आगे युवराज और अगली सीट पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी,
चेहरे पर गंभीरता थी और उसका पूरा शरीर तनाव में लग रहा था। क्या लगता है आपको, क्या वो अपने हमलावरों को कभी पकड़ पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और दोस्तों, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। और जो भी दोस्त 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प करेगा, हम उनका नाम अपनी वीडियो में जरूर लेंगे। जैसे हमारे एक ब्रदर हैं, नाओ शादिल, उनका आईडी का नाम है। वो हमारी कहानी से लगातार जुड़े हुए हैं और उन्होंने मैसेज किया है कि आज उन्होंने 3 लोगों से मोबाइल लेकर सब्सक्राइब अपना चैनल किया है। और हमारे सुरेश मेहरा जी है, जो भी सब्सक्राइबर हमारे करवाते हैं। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जरूर करवा दें। और जिन्होंने भी करवाए हैं और जो करवाते हैं, वो प्लीज से प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बता दें और अगली वीडियो में उनका नाम मैं जरूर लूंगा, जो मेरे दोस्त हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर लेकर आते हैं। दोस्तों, 187वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसके बाद सभी एयरपोर्ट से बाहर निकले। माही कैब लेकर चौधरी हाउस की तरफ निकल गई। युवराज, काव्या, सिंधु और बिंदु के साथ सिंगानिया हाउस के लिए निकल गया। कैब में युवराज आगे वाली सीट पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन में एक तूफान चल रहा था। उसकी मुठ्ठियां कसकर बिछी हुई थी, चेहरे पर गंभीरता थी और उसका पूरा शरीर तनाव में लग रहा था। वो लड़की की छवि को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा था, जिसकी तस्वीर उसने उस दिन जोगिंदर और बाकी हमला करने वालों के साथ लैपटॉप में देखी थी। उसी ने माही पर हमला किया था। उसी की वजह से माही इतने दिनों तक डर में जी रही थी। युवराज ने मन ही मन कहा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। तुम्हें अपनी खूबसूरती और पैसे का बहुत घमंड है ना? अब देखो, मैं तुम्हारे पैसे भी छीनूंगा और तुम्हारी अकड़ भी। उसके होठों पर एक हल्की सी मगर खतरनाक मुस्कान आ गई थी। तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती की है, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि असली ताकत होती क्या है। वो जानता था कि यह बदला आसान नहीं होगा। यह सिर्फ एक अपराध को पकड़ने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मानसिक खेल भी था। मुझे उससे ज्यादा चालाक बनना होगा। अगर मैंने एक भी गलती की तो फिर से माही और उसके परिवार पर हमला कर सकती है। काव्या युवराज के चेहरे के भावों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने देखा कि युवराज की मुट्ठियां बिछी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और काव्या ने धीरे से युवराज का कंधा छुआ। युवराज, क्या सोच रही हो? युवराज ने झटके से आंखें खोली और काव्या की ओर देखा। क्या दीदी, मेरे मन की बातें पढ़ रही हो? उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, बस माही और उस हमलावर लड़की के बारे में सोच रहा था। काव्या ने सिर हिलाया और कहा, तुम इतना मत सोचो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन गुस्से में कोई फैसला मत लेना। और अभी अभी तुम ठीक हुए हो, पहले तुम्हें थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। युवराज ने काव्या की बात पर सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। दोनों कैब अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन दोनों में बैठकर अपने अपने दिमागी खेल में उलझे हुए थे। माही को अपने ब्लैकमेलर से निपटना था और युवराज को हमलावर से बदला लेना था। अब खेल शुरू हो चुका था। यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आखिरी चाल न चली जाए। बिंदु और सिंधु खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। किसी बच्चे की को पहली बार खिलौनों की दुकान में लेकर जाया गया हो। ये उनके जीवन में पहली बार था जब वे आश्रम की चारदीवारी से बाहर निकली थी, वह भी सीधे मुंबई जैसे बड़े शहर में। उनकी उत्सुकता, उनकी आंखों की चमक, चेहरे की मासूमियत और हल्के हल्के मुस्कुराहटों की साफ झलक दिख रही थी। बिंदु ने हल्के से सिंधु की कोहनी पर ठोका और फुसफुसाई, सिंधु देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। सिंधु, जो पहले ही अपनी आंखों को खिड़की पर टिका चुकी थी, चकित होकर बोली, हाँ, और देखो वहां वो सड़क पर कितनी गाड़ियां दौड़ रही, कितने सारे लोग हैं। उनकी आवाज में अद्भुत हैरानी और खुशी थी। आश्रम में वे शांत वातावरण और अनुशासन में पली बड़ी थी। वहां हर चीज नियमों से बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ यह सब कुछ खुला हुआ था, तेज था और विशाल था। बिंदु ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, अरे ये तो वही मुंबई है ना, जहां फिल्में बनती हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग भी रहते हैं। सिंधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और यहाँ सपने सच होते हैं। बिंदु ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में अनकही चमक उठी। क्या हमारा कोई सपना भी यहाँ सच हो सकता है? उसने सोचा, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कैब जैसे एक रेड लाइट पर रुकी। बिंदु ने खिड़की के बाहर झांकते हुए देखा, एक छोटी सी गाड़ी में बच्चे खड़े होकर हंस रहे थे। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो कोई झूला झूल रहा था। उसने उत्सुकता से कहा, अरे देखो ना, ये छोटी गाड़ी कितनी प्यारी है। अरे इसे टेम्पो कहते हैं, इसमें लोग सफर करते हैं। यह सुनकर बिंदु को हंसी आ गई और भोलेपन से बोली,
हमें तो ये भी नहीं पता था। सिंधु ने सिर हिलाया। हाँ, हम तो पहली बार दुनिया को देख रहे हैं। आश्रम में उनका जीवन बहुत सीमित था। सुबह उठो, ध्यान करो, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो, फिर आश्रम के कामों में जुट जाओ। ना कोई बड़ी दुनिया, ना कोई दौड़ भाग, और ना ही कोई ऐसी चमक धमक। लेकिन आज वे उस दुनिया को देख रही थी जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, किताबों में पढ़ा था। उनका रोम रोम जैसे किसी नए एहसास को झंझना रहा था। काव्या, जो युवराज के मनोभावों को समझने में लगी थी, अचानक बिंदु सिंधु की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने उनकी चमचमाती आंखों को देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम दोनों तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो। बिंदु ने हंसते हुए कहा, गुरु माँ, हम पहली बार इतनी दूर आए, यहाँ सब कुछ नया नया लग रहा है। सिंधु ने सिर हिलाया और कहा, सच कहूं तो हमें ये डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। काव्या ने उनकी मासूमियत को देखकर मन ही मन सोचा, इन दोनों की दुनिया कितनी छोटी थी, अब वे कितनी बड़ी दुनिया का हिस्सा बनने जा रही है। उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, डरो मत, हम सब साथ हैं। बिंदु और सिंधु ने एक तरफ एक दूसरे की देखा और हल्के से मुस्कुराई। यह उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा उन्हें ये सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि जिंदगी के नए मायने भी सिखाएगी। उनकी गाड़ी सिंघानिया हाउस के बाहर आकर रुकी। शाम हो चुकी थी, ठंडी हवा के झोंके हल्के से बह रहे थे। गाड़ी के पहिए सड़क पर रुकते ही सन्नाटा सा पसर गया। युवराज ने ड्राइवर को पैसे दिए और चारों ओर नजर दौड़ाई। सिंधु बिंदु ने तुरंत ही आगे बढ़कर काव्या का सामान उठा लिया। काव्या ने मना भी किया, लेकिन दोनों बहनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, गुरु माँ, अगर हमारे होते भी आप बैग उठाओगे तो हमारा क्या फायदा। हम यहाँ आए भी तो आपकी सेवा के लिए हैं। अब काव्या इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मुस्कुराकर सहमति दी। सब धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। सिंघानिया हाउस के विशाल दरवाजों के अंदर कदम रखते ही सबकी नजर सीधे लिविंग रूम पर जा टिकी। वहां कोने में बैठी सबरा गहरी चिंता में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर झलकती उदासी और आंखों में चमकते आंसू उसकी बेचैनी को बयां कर रहे थे। जैसे ही युवराज और काव्या ने देखा, वो दोनों सा हल्का सा मुस्कुराई। उन्हें पता था कि सबरा क्यों परेशान थी। वो युवराज को लेकर चिंतित थी और हमेशा की तरह वो ऐसा ही सोच रही थी। काव्या ने हल्की शरारत भरी आवाज में कहा, सबरा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। काव्या की आवाज सुनते ही सबरा ने अपने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और उनकी नजरें जैसे युवराज पर पड़ी। वो अपने जगह से झटपट उठी और दौड़ती हुई उसके पास आ गई। बाबा, बाबा, आप ठीक हो गई। युवराज से लिपट गई, उसके कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है, मैं बयां भी नहीं कर सकती। युवराज उसकी पीठ थपथपाता रहा। उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। सबरा ने उन्हें कभी भी अपने बच्चों से कम नहीं माना था। युवराज और काव्या ने भी हमेशा उसे अपनी माँ के जैसा सम्मान दिया था। सबरा ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मेरी जान ही निकल दी थी। आपको क्या जरूरत थी अकेले इतने लोगों से भिड़ने की। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, कभी सोचा है आपने। उसने गुस्से में युवराज को डांटते हुए कहा। युवराज सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने हल्के से अपने कान पकड़ लिए और मुस्कुरा कर कहा, माफ कर दो सबरा अम्मा, आगे से अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सबरा ने आंखें तररते हुए कहा, ऐसा हर बार कहते हो बाबा, लेकिन मानते कभी नहीं। तुम्हारी आदत मुझे बहुत डराती है। काव्या ने प्यार से सबरा का हाथ पकड़कर कहा, सबरा, अब सब ठीक है, देखो हम सब सही सलामत घर लौट आए हैं, तुम अब बस आराम करो। सबरा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तभी सिंधु ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे अब बस भी करो जी, अगर हम आप ऐसे ही डांटती रही तो युवराज जी फिर बाहर भाग जाएंगे। उसकी बात सुनते ही सबरा ने अपना ध्यान युवराज से हटाया और सिंधु बिंदु की तरफ हैरानी से देखा। फिर काव्या से पूछा, ये दोनों प्यारी सी बच्चियां कौन है। सबरा, ये मेरी शिष्याएं हैं, सिंधु और बिंदु। काव्या ने उनका परिचय देते हुए कहा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। काव्या की बात सुनकर सबरा और भी हैरान हो गई। उसकी आंखों में कई सवाल उभर आए। काव्या ने उसकी आंखों के सवाल पढ़ लिए। उसने आगे कहा, आपको मालूम है, युवराज को जहर दिया गया था। इनके इलाज के लिए हम नेपाल में दादाजी के आश्रम गए थे। मुझे वहां का गुरु बना दिया गया। ये दोनों वहीं से आई है मेरी सेवा के लिए। सबरा को अब पूरी बात समझ आ गई थी। उसने कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर सबरा ने सिंधु और बिंदु की तरफ देखते हुए कहा, चलो बच्चों, मैं तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। तुम सब थक गए हो, आराम करो। मैं सभी के कमरों में अभी स्ट्रॉन्ग कॉफी भिजवा देती हूँ। ये कहते हुए सबरा आगे बढ़ी और दोनों बहनों को उनके कमरों की ओर लेकर जाने लगी। युवराज और काव्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। सिंघानिया हाउस में एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। उधर माही भी चौधरी हाउस अब पहुंच ही गई थी। कैब ड्राइवर ने जल्दी से मोबाइल और सवा के सामान लेकर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। लेकिन जैसे वो दहलीज के अंदर पहुंची, एक बेचैनी उसके दिल में घर कर गई।
माही ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसे घर में पसरी अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसने जोर से आवाज लगाई, मॉम, मॉम, डैड, टीना, मॉम। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमेशा हलचल और चहक से भरा रहने वाला यह घर आज सूना लग रहा था। माही तुरंत सभी कमरों की ओर दौड़ने लगी। पहले ड्राइंग रूम में झांका, फिर किचन की तरफ। हर जगह गई, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर वो अपने मोम डैड के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा धकेला, लेकिन वहां कोई नहीं था। टीना के कमरे में भी खबस खालीपन और ठंडे सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। उसका गला सूखने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। सब लोग कहाँ चले गए हैं? यह सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? दिल में डर गहराने लगा, आंखों में बेचैनी साफ झलकने लगी। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और घबराकर अपनी मां यामिनी को कॉल करने लगी, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। अब माही की घबराहट डर में बदल चुकी थी। भगवान करे सब ठीक हो, ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होती ही जा रही थी। क्या होगा अब आगे? कहाँ चले गए हैं यामिनी, यशवंत और टीना? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हेल्प करें। दोस्तों, 188वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही भी चौधरी हाउस पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे वो अंदर दाखिल हुई, उसने देखा घर पर कोई नहीं। वो बुरी तरह से घबरा गई, अपने मॉम डैड को कॉल करने लगी। उसने उन दोनों को साथ साथ अपनी छोटी बहन टीना की भी चिंता हो रही थी। माही के हाथों में हल्का सा कंपन था। उसने कांपते हुए फिर से अपने बाबा यशवंत का नंबर डायल किया, लेकिन जैसे स्क्रीन पर स्विच ऑफ लिखा आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गले में अजीब सा दर्द उभर आया था। एक आखिरी उम्मीद लिए उसने टीना का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। माही की धड़कनें बढ़ गई। कुछ सेकंड के बाद कॉल रिसीव भी हो गया। हेलो, टीना की आवाज आई, मगर उसमें गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि गुस्से की चुभन थी। माही ने हड़बड़ाते हुए पूछा, टीना, कहाँ हो तुम लोग? मैं घर पर आई थी, कोई भी नहीं है यहाँ पर। कहाँ चले गए हो तुम लोग? क्या तुम लोग सही भी हो? कहीं कुछ? वो बोल रही थी, लेकिन उधर से टीना का तंज भरा जवाब आया, अब तुम्हें हमारी याद आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम सीधा युवराज के साथ उसके घर चली जाओगी। माही को टीना की बात चुभ गई, मगर उसने वो कहा कुछ नहीं। वो जानती थी कि उसके छोटे बहन का गुस्सा जायज है। उसकी आंखें छलकने को थी, मगर उसने खुद को संभाला और धीमी आवाज में कहा, टीना प्लीज बताओ ना, मोम डैड कहाँ है और कहाँ हो तुम लोग? टीना की आवाज में दर्द और नाराजगी थी। हम वही हैं जहां तुम हमें छोड़कर चली गई थी, हॉस्पिटल में। मोम डैड आज सुबह होश में आए। 15 दिनों से मैं अकेली सब संभाल रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे सब क्या क्या हो रहा है और मुझ पर क्या क्या बीत रही है। माए की आंखों में आंसू छलक पड़े, दिल में पछतावे की लहर दौड़ आई। उसे एहसास हो गया कि युवराज के चक्कर में उसने अपने ही परिवार को नजरअंदाज कर दिया था, और यह दर्द इसलिए भी गहरा था क्योंकि मोम डैड उसी हादसे की वजह से हॉस्पिटल में थे जो जोगिंदर के आदमी ने युवराज को पकड़ने के लिए किया था। उसने धीमी आवाज में बस इतना सा कहा, मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। उसके हाथों में अब भी मोबाइल था, लेकिन टीना की कड़वी बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। कार की चाबी पकड़ते ही उसकी उंगलियां हल्के हल्के से कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर गिल्ट की एक भारी चट्टान भरी हुई थी। ये सब मेरी वजह से हो गया। ये क्या हो गया है? ये सब सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। टीना की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, 15 दिनों से मैं अकेली सब संभाल रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या बीत रही है? माही की आंखों में पानी भर आया। वो तेजी से घर से निकली और अपने मर्सिडीज में बैठ गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, कार स्टार्ट कर दी। मर्सिडीज की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन उसके दिमाग में और भी तेज तेज यादें घूम रही थी। वही मनहूस रात जब जोगिंदर के गुंडों ने उन्हें घर से घसीट पर लेकर जाने की कोशिश की थी। टीना चीख रही थी। मोम और डैड दोनों उन्हें बचाने दौड़े थे, लेकिन उन निर्दयी लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीट दिया था। माही की आंखों के सामने आज भी बाबा का लहूलुहान चेहरा घूम गया। मोम जमीन पर बेसुध पड़ी थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह पर किसी ने कपड़ा बांध दिया था। फिर याद आया उसे युवराज। वो अकेला उन दरिंदों से भिड़ गया। 100-150 आदमी एक के बाद एक गिरते गए, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। उसकी आंखों में वही जुनून था, वही आग थी जिसने जोगिंदर के पूरे गिरोह को हिलाकर रख दिया था। और फिर विकराल आया। उसने भी 150 लोगों को धूल चटा दी। फिर कैसे अंत में विकराल ने युवराज को जहर दे दिया। कार की स्पीड अचानक और तेज हो गई। हॉस्पिटल अब ज्यादा दूर भी नहीं था।
लेकिन उसके अंदर तूफान बढ़ता ही जा रहा था। गिल्ट, डर, पछतावा सब कुछ मिलकर उसके जहन में एक अजीब सा खालीपन छोड़ गए थे। मोम डैड को यह सब नहीं झेलना पड़ता अगर युवराज मेरी जिंदगी में ना आया होता। वो बार बार यही सोच रही थी। इन यादों ने माही के भीतर तक झकझोर दिया था। उसका बदन सिहर उठा, हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और भी मजबूत हो गई, आंखें भीग गई थी। लेकिन अब एक ही मकसद था, मोम डैड से मिलना, उनसे माफी मांगना और उन्हें फिर से अपने पास महसूस करना। दूसरी तरफ कपूर मैंसन में कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। हल्की हल्की शराब की गंध माहौल को और भी ज्यादा रंगीन बना रही थी। अनजाने भय और अपराध बोध के साय में डूबी अंजलि कपूर के चेहरे पर तनाव की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो बिस्तर पर अधलेटी थी और उसका सिर नीचे की तरफ लटक रहा था। उसकी आंखें नशे में डूबी हुई थी, पर इस नशे के पीछे छिपा था एक गहरा डर। डर इस बात का कि अगर युवराज वापस आ गया तो उसे सच्चाई का पता चल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसके हाथ में एक आधी खाली बोतल की शराब थी। उसकी आंखें हल्के से नशे में डूबी हुई थी। एक ही दिशा में टकटकी लगाए बैठी वो मोबाइल स्क्रीन पर बार बार स्क्रीन को देख रही थी। कभी कॉल लोग चेक करती तो कभी अनजाने नंबरों से आई कॉल को नजरअंदाज करती। पिछले 15 दिनों से उसने खुद को इस कमरे में कैद कर लिया था। उसकी दुनिया सिर्फ शराब और अपने डर तक सीमित रह गई थी। उसे सिर्फ एक ही डर था, युवराज सिंघानिया। अगर वो वापस आ गया तो उसे पता चल गया और जोगिंदर और बाकी सबके पीछे अंजलि का हाथ था, तो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सोच सोच कर वो तिल तिल घुल रहा था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी चमकी और एक नंबर से कॉल आई। उसका दिल एक पल को थम गया। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक धीमी गंभीर आवाज आई, मैडम, मैं सिंघानिया हाउस पर नजर रखे हुए था। युवराज सिंघानिया अपनी बहन काव्या सिंघानिया के साथ वापस आ चुका है, लेकिन उसके साथ वो लड़की नहीं है जिसकी फोटो आपने दिखाई थी। अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी से पूछा, तुम पक्का कह रही हो कि माही वहां नहीं है? हाँ मैडम, लेकिन उसके साथ दो नई लड़कियां आई हैं। उम्र करीब 18-19 साल होगी। देखने में कमजोर नहीं लग रही, कुछ तो अलग ही बात है उनमें। अंजलि की धड़कनें तेज हो गई। उसने झटके से फोन काट दिया। उसकी आंखों में डर फैल गया। वो नशे की हालत में उठी और कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगी। तो युवराज वापस आ चुका है, लेकिन वो बच कैसे सकता है? और माही गायब कहाँ है? लेकिन कहाँ है माही? यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वह अभी आगे सोच में डूबी हुई थी, तभी उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार नंबर दूसरा था। उसने घबरा कर कॉल उठाई। मैडम, मैं चौधरी हाउस पर नजर रखे हुए था। माही चौधरी अभी कुछ देर पहले घर आई थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकी। वो अकेली आई थी और फिर अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। मैं अभी उनका पीछा कर रहा हूँ। वो अस्पताल की तरफ जा रही है। अंजलि का दिमाग सुन पड़ गया। अस्पताल? जरूर अपने मोम डैड से मिलने जा रही होगी। उसके हाथों में बोतल की शराब टूटकर जमीन पर गिर गई। शीशे के टुकड़े चारों ओर फैल गए। उसने दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ लिए और गहरी सांस लेने लगी। उसका शरीर हल्के हल्के से कांपने लगा। उसकी आंखों में डर के गहरे बादल उमड़ने लगे थे। अगर युवराज को सब पता चल गया तो? अंजलि ने लड़खड़ाते हाथों से अपना फोन उठाया और तेजी से एक नंबर डायल किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हुई और दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठा लिया। डॉक्टर, अंजलि की आवाज घबराहट से कांप रही थी। तो तुमने तो कहा था कि उस जहर का कोई इलाज नहीं जो युवराज के शरीर में है। तुमने तो यह भी कहा था कि जो दवाई तुमने दी थी उससे जहर और तेजी से असर करेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल सही सलामत नेपाल से वापस आ चुका है। दूसरी तरफ से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई, ये कैसे हो सकता है? वो जहर इतना घातक था कि उसका इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं। ये जहर सिर्फ कोबरा फाइटर के पास होता है और उसका एंटीडोट तो उनके पास भी नहीं है। अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता डॉक्टर, लेकिन अगर मेरा नाम आए तो मैं फंसी तो तुम्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर की सांसें अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अंजलि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा, लेकिन तुम भी संभल कर हो। अगर युवराज जिंदा है तो वो जरूर तुम्हारी तलाश में आएगा। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने झटके से फोन काट दिया और शराब की बोतल उठाकर एक बड़ा सा घूंट भर लिया। अब उसके डर का स्तर और भी बढ़ गया था। उसे लगा कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर युवराज को सब कुछ पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंजलि तेजी से उठी और अपने कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसकी चाल अब भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से एकदम अलर्ट था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना था, नहीं तो सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। अंजलि को पता चल गया था कि माही हॉस्पिटल अपने मॉम डैड से मिलने जा रही होगी। उसे माही और उसके परिवार को खत्म करना होगा, नहीं तो उसको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर वो माही को खत्म कर देगी
तो युवराज उसके गम में ही मर जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा, अंजलि बुदबुदाई। उसने जल्दी से अपने आदमियों को फोन मिलाया। सुनो, माही के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसके माँ बाप को खत्म कर दो। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उसे वहां पर उसकी लाश मिले, और हाँ, उसकी छोटी बहन टीना को भी उठा कर ले आओ। दूसरी तरफ से आदमियों ने हामी भरी और फोन काट दिया। अंजलि के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या होगा आगे? क्या माही समय पर पहुंच जाएगी? क्या युवराज को अंजलि की इस साजिश की भनक लगेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 189वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंजलि को पता चल गया था। वो जान चुकी थी कि युवराज जिंदा वापस आ चुका है और माही चौधरी हॉस्पिटल में अपने मॉम डैड से मिलने जा रही है। उसके लिए खतरे की घंटी थी। अगर माही को कुछ नहीं हुआ तो युवराज को सच पता चल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने किसी को कॉल किया और माही के मॉम डैड को खत्म करने के लिए कह दिया। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में हॉस्पिटल का गलियारा पूरी तरह से सुनसान था। आईसीयू के बाहर रखी कुर्सी पर टीना बैठी थी। उसकी आंखों में नींद और थकान साफ झलक रही थी। 15 दिनों से वो अकेले हॉस्पिटल और घर के बीच झूल रही थी। उसकी माँ यामिनी और पिता यशवंत आईसीयू में भर्ती थी। उनकी हालात नाजुक थी और वो 15 दिनों से आज होश में आए थे। माही के बिना वो अकेले ही इन सब का सामना कर रही थी। टीना ने अपने कलाई की घड़ी देखी और खुद से बुदबुदाई, माही कहाँ रह गई? अब तो बोल रही थी कि अभी आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई। उसको तो कोई चिंता ही नहीं है हमारी। उसने फोन उठाया और माही का नंबर डायल करने लगी। इससे पहले कि वो कॉल करती, उसके कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक अस्पताल के भीतर 3 नकाबपोश लोग घुसे। वे सीधे आईसीयू की तरफ बढ़ गए, जहां यशवंत और यामिनी भर्ती थे। उनमें से एक ने जेब से पिस्तौल निकाली और दूसरे ने आईसीयू के दरवाजे की लॉकिंग सिस्टम को डिसेबल कर दिया। उसकी चालें इतनी तेज थी और कि वो किसी को शक होने का मौका भी नहीं दे रहा था। जल्दी करो, हमें ज्यादा समय नहीं लगाना, एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, ऑक्सीजन मास्क हटा दो, माई को यहाँ सिर्फ उनके शव मिलने चाहिए, दूसरे ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन तभी, रुको, अरे रुको! टीना की तेज आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी। वे चौंक गए और उनकी तरफ घूमे। टीना की आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? एक आदमी ने सवाल किया। इसे भी ले चलो, मैडम ने कहा था, दूसरे ने आदेश दिया। टीना ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक आदमी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी की सारी ताकत उन आदमियों के सामने कमजोर पड़ रही थी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों पकड़ा है और तुम ये क्या कर रहे आए हो? कौन हो तुम लोग? टीना चीखी। उसकी आवाज सुनकर अस्पताल की सुरक्षा टीम वहां आ गई। रुको, कौन हो तुम लोग? एक गार्ड ने तेजी से आवाज में पूछा। आदमी तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने जल्दी से यशवंत और यामिनी को छोड़ दिया और टीना को जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर की ओर भागने लगे। बचाओ, बचाओ! टीना पूरी ताकत से चिल्लाई। गार्ड्स उनके पीछे दौड़े, लेकिन अपराधी पहले से तैयार थे। उन्होंने एक स्मोक बम फेंका, जिससे पूरा गलियारा धुएं से भर गया। खिड़की की तरफ से भागो, एक नकाबपोश ने कहा। वे टीना को खींचते हुए इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ो! कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो मेरे साथ? टीना ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे कसकर पकड़ रखा था। जैसे वे लोग बाहर पहुंचे, एक काली वैन पहले उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने टीना को धक्का देकर वैन के अंदर डाल दिया और गाड़ी पूरी रफ्तार से हॉस्पिटल से दूर निकल गई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने वैन का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत तेजी से भाग चुके थे। हॉस्पिटल के अंदर हड़कंप मच गया। नर्से और डॉक्टर आईसीयू की तरफ भागे, ये देखने के लिए कि यशवंत और यामिनी सुरक्षित है या नहीं। उधर गाड़ी के अंदर टीना पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। और और तुम चाहते क्या हो? इतने में एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, शांत रहो, वरना अभी के अभी खत्म कर देंगे। टीना की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या होगा। अस्पताल में यह खबर फैल गई कि टीना को किडनैप कर लिया गया है। माही अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से अस्पताल के गेट के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। उसके दिल में अपने माता पिता और छोटे बहन टीना के लिए चिंता उमड़ रही थी। टीना की मिस कॉल क्यों आई थी? सब ठीक तो होगा ना? माही ने खुद से बुदबुदाते हुए मोबाइल को फिर से देखा। तभी उसकी नजर एक वैन पर पड़ी जो हॉस्पिटल के पिछले गेट से निकल रही थी। वैन की खिड़कियों पर काले पर्दे लगे थे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो एक झलक में उसे अंदर बैठे लोगों की हलचल संदिग्ध लगी। ये वैन इतनी तेज से और अजीब सी क्यों लग रही है? और तभी उसको वैन में टीना भी दिखाई दे गई। क्या ये लोग टीना को लेकर जा रही है? माही के दिल में शक का तूफान उठा। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और वैन के पीछे चल पड़ी।
वैन में बैठे 3 नकाबपोश लोग आपस में बात कर रहे थे। ड्राइवर ने एक नजर पीछे शीशे में डाली, लेकिन उसको अपने पीछे आता हुआ कोई नजर नहीं आया। हम सही समय पर यहाँ से निकल गए। लड़की को सही सलामत अड्डे पर पहुंचाना है। मैडम ने साफ कहा है कि उसे जिंदा चाहिए। एक आदमी ने कहा। लेकिन ये लड़की बहुत चीख रही है। अगर सिक्योरिटी नहीं आती तो हम इसके मॉम डैड को खत्म कर देते। दूसरे आदमी ने गुस्से में कहा। टीना जो वैन के अंदर बंधी हुई थी, उनके शब्दों को सुनकर और ज्यादा डर गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहती थी। उसने अपने दिमाग में भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। माही, माही कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो। उसने मन ही मन प्रार्थना की। दूसरी ओर माही वैन से उचित दूरी बनाए हुए थे। वो किसी भी तरह से ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से अपने मोबाइल से लोकेशन ट्रैक ऑन कर दी और युवराज को एक मैसेज भेज दिया। टीना को किडनैप कर लिया गया है। मैं वैन का पीछा कर रही हूँ, लोकेशन शेयर कर रही हूँ, जल्दी पहुंचो। युवराज संदेश पढ़ते ही अलर्ट हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद लोगों को कॉल किया, लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा। माही कुछ भी हो जाए, टीना को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, युवराज ने खुद से कहा और गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से निकल पड़ा। वैन शहर के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ रही थी। सड़कें वीरान होने लगी थी और गली गली और माहौल डरावना लग रहा था। माही का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर ये लोग टीना को अड्डे पर ले गए तो उसे वापस लाना और मुश्किल हो जाएगा, माही ने सोचा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन संभल कर, ताकि वो लोग उसे देख न ले। वैन के अंदर टीना अपने चारों ओर नजर दौड़ा रही थी। उसने देखा कि एक आदमी उसके पास बैठा और पिस्तौल उस पर तनी हुई थी। ज्यादा हरकत करने की कोशिश मत करना लड़की, वरना अच्छा नहीं होगा, आदमी ने, जो उसकी तरफ देख रहा था, उसने धमकी भरी आवाज में कहा। लेकिन टीना चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने धीरे से अपने कलाई की रस्सी को ढीला करने की कोशिश शुरू कर दी। उसे सिर्फ सही मौका चाहिए था। आधे घंटे के सफर के बाद वैन एक सुनसान इलाके में पहुंची। वहां एक पुराने फैक्ट्री के अंदर वैन को लेकर जा रही थी। माही जो लगातार पीछा कर रही थी, दूर से ये सब कुछ देख रही थी। उसने गाड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी की और धीरे से बाहर निकली। अब मुझे अकेले ही अंदर जाना होगा। टीना, मैं आ रही हूं, तुम घबराना मत, मैं तुम्हें यहां से बचा कर ले जाऊंगी, उसने खुद से कहा और सावधानी से फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगी। फैक्ट्री के अंदर उन लोगों ने टीना को वैन से बाहर निकाला और एक कुर्सी से बांध दिया। अंधेरे कमरे में केवल एक बल्ब टिमटिमा रहा था। अब मैडम के ऑर्डर का इंतजार करते हैं, एक आदमी ने कहा। लेकिन तभी बाहर एक हल्की आहट हुई। क्या तुमने कुछ सुना? एक आदमी ने अलर्ट होते हुए कहा। माही छिपते हुए धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका इरादा पक्का था। वो टीना को बचाए बिना नहीं लौटेगी। माही ने फैक्ट्री के चारों ओर नजर दौड़ाई। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि अपराधियों का अड्डा था। चारों ओर अंधेरा और लोहे के विशाल कंटेनर रखे हुए थे। हल्की हल्की रोशनी में उसे तकरीबन 15-20 हट्टे कट्टे नौजवान दिखाई दिए, जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। उनकी आंखों में वहशीपन था, चेहरे पर कठोरता और चाल में कॉन्फिडेंस। माही की सांसें तेज हो गई। उसने अपने डर को काबू में रखा। उसने धीरे धीरे फैक्ट्री के माहौल को समझने की कोशिश की। हर कोने में हथियार बंद लोग खड़े थे। उसे अपने यहाँ पर होने के किसी भी कदम सोचकर रखा था। अचानक उसने अपने पेट के पीछे एक हलचल महसूस की। एक लंबा चौड़ा आदमी, जो दिखने में बाकी लोगों से अधिक खतरनाक लग रहा था, उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसके भारी कदमों की आहट से माही को एहसास हो गया कि कोई पीछे है। वो आदमी माही के कंधे पर हाथ रखने जा रहा था, लेकिन माही को महसूस हो गया और उसने माही बिना समय गवाए बिजली की तेजी से घूमी और उसके घूमते ही उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, जो पूरी तरह से चौंक गया था। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, माही ने अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। उस घुसे की ताकत इतनी थी कि वो आदमी लगभग 10 फीट हवा में उड़ता हुआ पतंग की तरह उछलता और लहराता गया। गिरते ही उसके मुंह से खून का फुवारा छूट पड़ा। उसके पेट की पसलियां टूट गई और उसकी आंखों दर्द से चौड़ी हो गई। माही खुद भी इस दृश्य को देखकर एक पल के लिए चौंक गई। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को देखा, जिसे उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था। इतनी ताकत, ये कैसे संभव था? तभी उसे कुछ याद आया। यह वही ताकत थी जो यशराज जी ने उसे मारने से पहले दी थी। उनकी दी हुई ताकत अब उसके शरीर में बह रही थी। उनका तेज दिमाग काम करने लगा था। उसने इस ताकत को महसूस किया और तुरंत अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत से पूरी फैक्ट्री में सनसनी फैल गई। बाकी सभी लोग जो अब तक शांत खड़े थे, अचानक माही की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में अविश्वास था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लड़की अकेले आकर उनके सबसे ताकतवर आदमी को ऐसे हवा में उड़ा देगी, वो भी माही जैसे कमजोर सी दिखने वाली लड़की। ये क्या था? एक आदमी चिल्लाया। ये कैसे कर दिया इस लड़की ने? दूसरे ने कहा।
उनमें से एक ने अपना चाकू निकाल लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की को खत्म करना होगा। लेकिन माही अब तैयार थी। उसने अपनी नई मिली शक्ति को महसूस किया और अपनी अगली चाल चलने के लिए कमर कस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक साहस था। उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिया और जो अंदर उठ रहे आत्मबल को दर्शा रही थी। अगर है किसी में हिम्मत तो आगे बढ़ो, माही ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी बात सुनते ही सारे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो माही की शक्ति से डर गए हों, लेकिन उनमें से कुछ के हथियार उठा लिए और माही की तरफ बढ़ने लगे। माही ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अब उसने अपने हाथों को एक बार फिर मुट्ठी में भींचा और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। ये केवल एक शुरुआत थी। माही को अपने परिवार को बचाना था। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अब क्या होगा आगे? क्या माही अकेले ही टीना को बचा पाएगी या युवराज समय पर वहां पहुंच जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अपने सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपने दोस्तों को कहानी जरूर शेयर कीजिए और उनको कहें कि सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने सब्सक्राइबर करवाए हैं। मैं उनका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा। दोस्तों, 190वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही ने वहां पहुंचते ही अपनी अनएक्सपेक्टेड ताकत से एक गुंडे को पूरी तरह घायल कर दिया। उसे एहसास हुआ कि यशराज की दी हुई शक्ति अब उसमें जग चुकी है। अब माही को टीना को बचाना था, जबकि अंजलि अपनी अगली चाल चलने की फिराक में थी। अंधेरी फैक्ट्री में हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। माही ने अपने चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में निडरता झलक रही थी। सामने खड़े 15-20 नकाबपोश गुंडे उसे ही घूर रहे थे। एक लंबा चौड़ा शरीर वाला गुंडा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में घमंड था। उसने व्यंग्य से कहा, ए लड़की, ये हमारे सामने ऐसे खड़ी होकर क्या देख रही हो? और तुम सोच रही हो कि तुम हमें हरा सकती हो? तो ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम ये सब सपना ही देख रही हो। माही ने बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मांसपेशियों में तनाव आ गई। तभी एक गुंडे ने उसके ऊपर लात से हमला किया, लेकिन माही ने एकदम से झुककर उसका पैर पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से ऊपर उछाल दिया। और गुंडा 10 फीट ऊपर हवा में उड़ता हुआ फैक्ट्री के लोहे से जो पाइप से टकरा गया, वहीं पर बेहोश हो गया। बची हुई भीड़ क्रोध से लाल हो गई। एक के बाद एक 5 गुंडे माही की तरफ दौड़े। पहले गुंडे ने माही के ऊपर मुक्का चलाया, लेकिन उसने अपनी कमर घुमाकर उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से उसकी कलाई मोड़ दी। उसके मुंह से एक चीख निकली। तभी माही ने घुटने से उसके पेट पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे गुंडे ने पीछे से माही की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया, माही ने तेजी से घुटनों के बल झुककर उसकी पकड़ से बचते हुए उसकी टांग पर किक मार दी। वो असंतुलित होकर नीचे गिरा और तभी माही ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके होठ फट गए और खून बहने लगा। अब 3 गुंडे एक साथ माही पर टूट पड़े। उनमें से एक ने लोहे की रोड उठा ली और पूरी ताकत से माही के सिर पर मारने के लिए लहराया, लेकिन माही ने बिजली की तेजी से अपना हाथ ऊपर किया और रोड को पकड़ लिया। एक झटके में उसने रोड को गुंडे के हाथ से छीन लिया और उसी रोड से उसकी टांग पर मार दिया और वो दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग टूट चुकी थी। तभी पीछे से 2 गुंडे चाकू लेकर माही की तरफ झपटे। माही ने पहले से गुंडे पर वार करते हुए खुद को बचा लिया और चाकू उसके पेट में घुसेड़ दिया। दूसरा गुंडा एक और वार करने ही वाला था कि माही ने उसके हाथ पर किक मारी, जिससे चाकू हवा में उछल गया। अगले ही पल माही ने हवा में उछलते हुए चाकू को पकड़ा और उसकी कमर पर एक तेज कट लगा दिया। वो भी दर्द से करहाता हुआ पीछे हट गया। अब आधे से ज्यादा गुंडे तो बेहोश हो चुके थे, दर्द से तड़प रहे थे। बचे हुए गुंडे घबराए हुए थे, लेकिन उनका सरगना अभी भी खड़ा था। वो काफी ताकतवर लग रहा था। उसने अपनी कमीज उतार दी और अपनी मांसपेशियों को तानते हुए बोला, ओह, तो इतनी ताकत है तुम में, मेरा सामना करो। माही ने घूरते हुए कहा, ओके, देखते हैं किसमें है दम। वो गुंडा तेजी से भागते हुए आया। उसने माही के चेहरे पर एक मुक्का जड़ने की कोशिश की, लेकिन माही ने अपनी कमर को थोड़ा झुकाकर उसका मुक्का मिस करवा दिया और उसे के खोले सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा। वो थोड़ा पीछे से हटा, लेकिन तुरंत ही संभलते हुए उसने अपने दोनों हाथों से माही का गला पकड़ने की कोशिश की। माही ने जल्दी से वो उसकी बाजुओं को पकड़ लिया और अपनी कोहनी से उसके कोहनी पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तभी माही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी छाती पर एक जबरदस्त किक मारी और जिससे वो 3 फीट पीछे दीवार से जा टकराया। गुस्से में वो फिर से उठा और इस बार उसने लोहे की जंजीर उठा ली। उसने जंजीर को
तेजी से घुमाया और माही की तरफ फेंक दिया। लेकिन माही ने अपने शरीर को नीचे से झुकाकर उससे भी बच लिया और जंजीर को लपक लिया। झटके में उसने अपनी ओर खींच लिया। गुंडा संतुलन खो बैठा। माही ने मौका देखते ही एक जोरदार साइड किक उसके पेट पर मारी। वो दर्द से करहाता हुआ नीचे गिर गया। माही ने कोई मौका नहीं गवाया और उसकी छाती पर बैठकर उसके एक बाद एक 3 मुक्के मारे। आखिरकार वो बेहोश हो गया। अब वहां पर बस कुछ गुंडे बच गए थे, जो माही के रौद्र रूप को देखकर और भी डर से कांप रहे थे। वे भागने लगे, लेकिन माही ने दौड़ दौड़ कर 2 को पकड़ लिया। उनके सिर आपस में टकरा दिए। दोनों तुरंत बेहोश हो गए। बाकी बचे गुंडे डर के मारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो प्लीज, हम कुछ नहीं करेंगे। माही ने उन्हें घूरा और कहा, अब दोबारा किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। इसके बाद माही ने टीना को वहां से बाहर निकाला। दोनों गाड़ी में बैठी और हॉस्पिटल की तरफ चल दी। माई अपनी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान गाड़ी चलाने पर कम और टीना की तरफ ज्यादा था। टीना बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें खाली खाली सी दिख रही थी। शायद इस हमले पर उसके मन पर गहरा असर हुआ था। माही ने हल्के से टीना के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, टीना, तू ठीक तो है? टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग अभी भी भयंकर मंजर से उलझा हुआ था। उसने देखा कि कैसे माही ने अकेले ही उन गुंडों से सब बदला ले लिया और कैसे एक एक करके सबको धूल चटा दी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वही माही, जो कभी कमजोर और शांत स्वभाव की थी, आज इतनी ताकतवर और निडर हो गई थी। गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन माही को एहसास हो रहा था कि टीना अभी भी सदमे में है। वो हर कुछ मिनटों में उसे देख रही थी, लेकिन टीना की आंखें अब भी 0-0 में खो गई थी। माही ने लंबी सांस ली और गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। उसे समझ आ रहा था कि इस घटना ने टीना पर गहरा असर डाल दिया था। जैसे ही माही ने हॉस्पिटल के गेट पर गाड़ी रोकी, उसने टीना का हाथ पकड़कर हल्के से दबाया। टीना, हॉस्पिटल आ गया है, चलो अंदर चलते हैं, माही ने नरम लहजे में कहा। टीना ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। दोनों तेजी से हॉस्पिटल के आईसीयू की ओर बढ़ी। माही के मॉम डैड यशवंत और यामिनी आईसीयू में ही भर्ती थे। जब माही वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके मॉम डैड की हालत अब पहले से थोड़ी बेहतर है। जैसे यशवंत ने अपनी बेटी को देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, युवराज कैसा है माही? माही ने उनके पास बैठते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, अभी आपको आराम करने की जरूरत है। यामिनी ने माही का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ बेचैनी दिख रही है। माही ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं ठीक हूं मॉम, आप चिंता मत करिए, और आप भी अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं आ गई हूं ना। टीना अब भी चुपचाप खड़ी थी। वो अभी भी अपने विचारों में उलझी हुई थी। उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। यशवंत और यामिनी भी देख रहे थे कि टीना कुछ असामान्य लग रही है। टीना, टीना बेटा, तुम ठीक तो हो? ये ऐसे ही क्या हाल बना रखा है तुमने? यशवंत ने चिंता जताकर कहा। टीना ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। माही समझ गई कि उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। उसने मॉम डैड को दिलासा देने के बाद माही ने धीरे से अपना फोन निकाला और युवराज को एक संदेश भेजा। टीना ठीक है, मैंने उसे बचा लिया, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैसेज भेजते ही माही ने गहरी सांस ली। आज की रात उसके लिए बहुत लंबी और थकाने वाली रही थी, लेकिन उसे खुशी भी थी कि वो अपनी बहन को बचाने में सफल रही। वो जानती थी कि अब यह लड़ाई और कठिन होने वाली थी, लेकिन वो अब बिल्कुल तैयार हो गई थी। माही ने एक बार फिर टीना की ओर देखा, जो अब चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर सवालों की झड़ी लगी हुई थी। वो शायद माही से पूछना चाहती थी कि वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई, लेकिन अभी उसके पास शब्द नहीं थे। माही ने हल्की मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, टीना, तुम थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, और तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूं, सब ठीक हो जाएगा, तुम अभी आराम कर लो, इतने दिनों से थक गई होगी। लेकिन माही जानती थी कि यह शुरुआत थी और असली जंग अभी भी बाकी थी। उधर युवराज सिंघानिया भी अपने सिंघानिया हाउस में वापस आ गया था और अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक ठंडे बदले की चमक थी। उसने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर कपूर ग्रुप की सारी जानकारियां खोल दी, उनके शेयर, उनके बिजनेस डील्स और उनकी आर्थिक स्थिति। उसने धीरे से अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाई और गहरी सांस लेते हुए अपने असिस्टेंट चंदन का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही चंदन की आवाज आई। जी सर, बताइए, युवराज ने ठंडी आवाज में कहा। कपूर ग्रुप को बाजार में खत्म करना है। अभी ये खबर फैला दो कि जो भी कंपनी कपूर ग्रुप के साथ बिजनेस करेगी, वो सिंघानिया ग्रुप के साथ कभी काम नहीं कर पाएगी।
चंदन ने एक सेकंड भी बिना गवाए जवाब दिया, सर ये बहुत बड़ा कदम है। अगर हमने किया तो कई कंपनियां उनके साथ अपने रिश्ते तोड़ देंगी, लेकिन इसके कुछ कानूनी जोखिम भी हो सकते हैं। युवराज हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो उसके भीतर के इरादों को बयां कर रही थी। कानून तो भूल जाओ चंदन, हमारे पास इससे बचने के 100 तरीके हैं। कपूर ग्रुप को बर्बाद करने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकता हूं। अगर जरूरत पड़े तो उनके क्लाइंट्स को हमारी तरफ खींचो, उन्हें बेहतर डील्स ऑफर करो, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि कोई भी उनके साथ जुड़ने की हिम्मत ना करे। चंदन ने सिर हिलाया, भले ही युवराज उसे देख नहीं सकता था। सर मैं समझ गया, कल सुबह से बाजार में खबर फैला दी जाएगी, कपूर ग्रुप के सारे बिजनेस पार्टनर पर दबाव डाला जाएगा। युवराज की आंखें और भी गहरी हो गई। इतना ही नहीं चंदन, कपूर ग्रुप की आर्थिक स्थिति पहले से डगमगा रही है। हमें उनके खिलाफ कुछ अफवाहें भी फैलानी होगी, जैसा कि उनका बिजनेस डूब रहा है, उनके मालिक की फाइनेंशियल गड़बड़ियों के कारण कंपनी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं रहा। ये खबरें मीडिया तक पहुंचा दो। चंदन ने जवाब दिया, जी सर, मैं मीडिया हाउस से बात कर लूंगा। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक और काम करो, कपूर ग्रुप के टॉप इन्वेस्टर से मिलो, उन्हें समझाओ कि अगर वे जल्दी में अपने पैसे नहीं निकालते तो वे डूब जाएंगे। एक बार जब वे पीछे हटेंगे तो कंपनी खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगी। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपने तो पहले ही हर मोर्चे पर उनकी हार तय कर दी है। युवराज उठा, खिड़की की तरफ गया और शहर की जलती जलती रोशनी को देखा। उसने कहा, चंदन, बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ जीतने वाले और हारने वाले होते हैं। मैं कभी हारने वालों में से नहीं रहा। चंदन ने सिर झुकाया और कहा, कल से बाजार में सिंघानिया ग्रुप का नाम होगा सर। युवराज ने फोन काट दिया, एक गहरी सांस ली। अब क्या होगा आगे? क्या युवराज की चाल काम कर पाएगी? क्या कपूर ग्रुप खत्म हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। उनको कहें कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।